वेलकम टू V2P क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्स। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही एक डिजीज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एड्स क्यों होता है, एड्स होने का रीजन क्या है, एड्स किस तरह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये बॉडी स्प्रेड होता है, आज के समय में ये बीमारी इतना डेंजरस क्यों है। ठीक है, इस लेक्चर में आपको 3 पार्ट मिलेगा। पहला पार्ट में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे जिसमें एड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सेकेंड पार्ट में इसी लेक्चर का हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एड्स से रिलेटेड, और थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर द अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का देखो ये फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या था, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जब ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। acquired during the lifetime of an individual indicating that it is not a congenital disease। देखो ये congenital disease नहीं होता। हम लोगों ने लेक्चर 1 में congenital disease के बारे में पढ़े थे कि congenital disease वो डिजीज होता है जब बाई बर्थ, जब बीमारी बच्चों में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज। जैसे कि हम लोगों ने देखा था किसी बच्चों में जब कोई बच्चा पैदा होता है और अगर उसका हार्ट में होल रहता है, सुराख रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। बट एड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बीमारी बर्थ के बाद उसके लाइफ टाइम में कभी भी ये बीमारी अचीव हो सकता है, वो गेन कर सकता है इस बीमारी को। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। देखो यहाँ पे क्या है, सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम, जब कोई बीमारी एक से ज्यादा सिम्टम को शो करता है तो हम इसे क्या कह देंगे, सिंड्रोम कहते हैं। देखो एड्स सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो 1981 में किया गया था यूएसए में। नाउ एड्स इज कॉज्ड बाय अ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV। तो एड्स किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। अब देखो ये जो HIV होता है वो एक्चुअल में अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ठीक है, यानी कि रेट्रोवायरस एक ग्रुप है, इस ग्रुप का HIV एक मेंबर होता है विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो याद रखना इस HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। ध्यान रखना, DNA नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इस HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, RNA कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये था हम लोगों का एड्स के बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाउ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय व्हाट। ठीक है, देखो HIV किस तरह से बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये बीमारी स्प्रेड होता है। देखो पहला रीजन क्या रहा है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस। ठीक है, मान के चलो कोई मेल है, वो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, तो अगर उसके साथ में कोई फीमेल, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी फीमेल के साथ में सेक्स करता है तो उस वैसे में क्या होता है, ये HIV क्या होगा, मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। या फिर इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है कि अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है, अगर उसके साथ में मेल विदाउट प्रोटेक्शन का अगर उसके साथ सेक्स करता है तो उस सेक्स की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो HIV होगा वो इन्फेक्टेड फीमेल से हेल्दी पर्सन जो होगा उसमें चला जाता है ये। ठीक है, तो पहला हो गया कि सेक्सुअल कांटेक्ट होने की वजह से। सेकंड पॉइंट होता है कि बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो अगर कोई इंसान है, अभी के समय में ब्लड का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है ना, कभी किसी मान के चलो कोई इंसान जा रहा था, वो कार एक्सीडेंट या कहीं पे रोड में हाईवे में उसका एक्सीडेंट हो जाती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, ब्लड काफी ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो ज्यादा फ्लो होने की वजह से अब उसे क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ब्लड लेने के लिए वो क्या गया, किसी भी पर्सन को लिया और उसका जो ब्लड ग्रुप था, मान के चलो पहली बात तो ब्लड लेने के लिए ब्लड ग्रुप सेम होनी चाहिए। मान लो जो इंजर्ड पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप A है और उसने जिस जो डोनर है उसका मान को चलो ब्लड ग्रुप A है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। उसने क्या किया, बोला भाई चलो दोनों का तो ब्लड ग्रुप सेम है, चलो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर उसने ये नहीं देखा, अगर ब्लड को उसने टेस्ट नहीं करवाया कि ब्लड HIV नेगेटिव है या ब्लड HIV पॉजिटिव, अगर उस बंदे ने HIV एक ऐसा पर्सन से ब्लड लिया जो HIV पॉजिटिव है, तो वो पर्सन भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूजर्स। जैसे मान के चलो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने एक
मान के चलो कोई डॉक्टर्स है, उसने क्या एक नीडल्स को लिया और नीडल्स को लेने के बाद में एक पर्सन को उसने वैक्सीनेशन किया, उसको वैक्सीन, उसको मतलब किसी तरह का नीडल्स अप्लाई किया उसके बॉडी में, ठीक है। अब वही नीडल्स को वो डॉक्टर या वो नर्स किसी दूसरे पर्सन को यूज कर दे रहा है। अब यूज करने से क्या होगा, वो जो पर्सन था, मान के चलो वो अगर HIV पॉजिटिव था, तो वो HIV पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वो नीडल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यही नीडल्स को किसी दूसरे पर्सन पे अप्लाई किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पर्सन होगा वो भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी में भी HIV वायरस का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो HIV का उसके बॉडी में एंट्री हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एक इंसान, एक नीडल्स एक ही इंसान के लिए यूज होना चाहिए। जब एक इंसान जब नीडल्स को यूज कर लेता है तो उस नीडल्स को फेंक देनी चाहिए, उसको दोबारा से यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ड्रग्स को लेते हैं, जैसा गांजा, चरस या फिर ये जो हाई लेवल का जो ड्रग्स होते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, एक तो स्नॉटिंग करके लिया जाता है ना, बहुत सारे क्या होता है, उसको डायरेक्टली वो लोग अपने जो वेसल्स होता है, जो नस होता है ना, उस नस में वो लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। अब वो क्या किया, एक पर्सन लिया, अपने बॉडी पे डाला, अब वही वैक्सीन को, वही नीडल्स को दूसरे आदमी लेता, वही नीडल्स को वो भी यूज करता है। सोचो अगर जो पहला पर्सन था जिसने अपने बॉडी पे नीडल्स को लिया वो HIV पॉजिटिव था, फिर वो उसी नीडल्स को दूसरे पर्सन को दे रहा, अब तो क्या होगा, HIV पॉजिटिव इस पर्सन से जो सेकेंड पर्सन है उसमें ये HIV ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, दोनों ही पर्सन HIV पॉजिटिव। अब वो नीडल्स को जितने लोग यूज करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव। इसलिए नीडल्स को हमेशा पर्टिकुलर पर्सन ही यूज करके उसे खत्म कर देना चाहिए। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। मान के चलो अगर मदर किसी रीजन से HIV पॉजिटिव है, तो चांसेस होता है कि ये HIV वायरस प्लासेंटा से होते हुए चाइल्ड में ट्रांसफर कर जाता है, ठीक है। तो ये चार बेसिक रीजन होता है HIV फैलने का। एक रीजन सेक्सुअल कांटेक्ट, सेकंड कॉन्टामिनेटेड ब्लड की वजह से, थर्ड अगर इन्फेक्टेड नीडल को यूज किया जाता है, और थर्ड अगर मदर इन्फेक्टेड है तो पॉसिबल है कि चाइल्ड भी पॉजिटिव हो जाएगा HIV से, ठीक है। ये था हम लोगों का रीजन क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द व्हाट। देखो अब जो इंसान सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि इसे HIV हो सकता है, वो कौन कौन पर्सन हो सकते हैं। एक, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। सोचो एक इंसान है या एक फीमेल है, अगर उसके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हो तो पॉसिबल है कि वो इंसान के पास ज्यादा चांसेस होगा कि वो इंसान HIV पॉजिटिव हो सकता है। फिर मान के चलो जैसे कि अगर एक मेल है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास में अगर दो फीमेल के साथ में रिलेशनशिप बनाया हुआ है। अब सोचो वो एक फीमेल के साथ में सेक्सुअल रिलेशन कर रहा विदाउट प्रोटेक्शन के साथ में, और वो अगर फीमेल HIV पॉजिटिव है तो क्या होगा, सोचो वो HIV पॉजिटिव उस फीमेल से किसके अंदर आ जाएगा, मेल के पास में। अब ये मेल क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव पर्सन। अब HIV पॉजिटिव ये पर्सन किसी सेकेंड फीमेल के पास जाता है सेक्सुअल के लिए, फिजिकली करने के लिए जा रहा, तो अब क्या होगा, वो तो फीमेल तो नॉर्मल है, बट ये क्या HIV पॉजिटिव और ये फीमेल HIV नेगेटिव। तो अब ये पर्सन क्या करेगा, HIV इस फीमेल को ट्रांसफर कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, तीनों ही लोग HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, यानी कि वो इंसान जो ड्रग्स का एडिक्ट होता है और ड्रग्स को इंट्रावेनसली, दैट मीन्स वो लोग इंजेक्ट करता है अपने नस में, अपने वेनस में डायरेक्ट ड्रग्स को अगर लेता है तो उनको भी ज्यादा चांसेस होता है कि वो HIV इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि वो पर्सन जिसको बार बार ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, तो हो सकता है मे बी अगर बार बार सोचो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार अगेन अगेन उसको लगता है, तो हो सकता है कभी ऐसा उसको ऐसा ब्लड मिल जाए जो HIV पॉजिटिव हो, तो वैसे इंसान ज्यादा हाई रिस्क पे रहता है कि वो इन्फेक्शन हो सकता है। एंड चिल्ड्रेन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर HIV है तो पॉसिबल है कि उसके बच्चे भी क्या हो, HIV पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये चार टाइप के पर्सन होते हैं जिनके पास ज्यादा चांसेस होता है कि वो HIV पॉजिटिव होने का। नाउ it is important to note that HIV or AIDS is not spread by mere टच और फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।
इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। मान के चलो कोई अगर एक पर्सन है वो HIV पॉजिटिव है, तो हम उस HIV पॉजिटिव वाले पर्सन के साथ आराम से बैठकर उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे मैं हग कर सकता हूँ, उससे मैं शेक हैंड कर सकता हूँ, ठीक है, उसके साथ में बैठकर खाना भी खा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे किसी ऐसा नहीं कि अगर वो HIV है मैं उसके साथ शेक हैंड करूंगा या फिर गले मिलूंगा तो मुझे भी हो जाएगा, नहीं। जब तक उसके साथ में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनेगा तब तक का HIV होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी का अपोजिट आप देखो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के बारे में फर्स्ट लेक्चर में, जैसे कि मलेरिया। अगर एक पर्सन से उसके सामने में कोई पर्सन बैठा हुआ, अगर वो उसका यूज करता, फॉर एग्जांपल उसका टॉवेल्स या फिर उसका पेन पेंसिल, तो चांसेस है कि वो भी पर्सन क्या हो जाएगा, HIV, वो भी पर्सन मलेरिया हो सकता है। या फिर कॉमन कोल्ड है या फिर निमोनिया है, तो अगर एक पर्सन से, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत आसानी से फैल सकता है बाय जस्ट फिजिकली टच के जरिए। मतलब कि अगर उसके साथ में शेक हैंड करता हूँ, उसके साथ में गला मिलता हूँ, तो चांसेस, या मैं उसका कोई प्रोडक्ट, उसका मोबाइल या उसका पेन पेंसिल, अगर मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ तो चांसेस है कि वो बीमारी फैल जाएगा। बट देखो HIV के केस में ऐसा नहीं होता है, आप नॉर्मल मिल सकते हो उनसे। So it is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from the family and society। तो अगर किसी पर्सन को HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उस पर्सन को ऐसा नहीं है कि हमें सोसाइटी से और फैमिली से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फैमिली या सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता अनलेस जब तक वो सेक्स ना करने लगे, या फिर जब तक वो अपना ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को डोनेट ना करे। अगर वो अपना ब्लड को डोनेट करता है या फिर किसी फीमेल के साथ में या किसी के भी साथ में अगर वो सेक्स करता है, तब चांसेस है कि वो बीमारी फैला सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन नॉर्मल है, वो किसी तरह का किसी को बीमारी स्प्रेड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड appearance of AIDS symptoms. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years। देखो इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब क्या होता है, देखो ऐसा नहीं हो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई पैथोजन जब बॉडी पे एंटर करता है तो जाते समय वो ऐसा नहीं अपना जो सिम्टम होता है उसे शो करना स्टार्ट कर देगा, वो कुछ टाइम लेता है। जैसे अभी आपको पढ़ा होगा, जैसे आपको भी पता होगा कोरोना वायरस है ना, अभी कोरोना वायरस वाला सिचुएशन है, तो ऐसा तो थोड़ी ना कि अगर हम लोगों के बॉडी पे कोरोना वायरस आ जाता है तो वो क्या इमीडिएटली अपना सिम्टम दिखाता है, मतलब सुबह में आया और शाम तक मेरे को सर्दी खांसी बुखार जो भी सिम्टम होता है वो दिख जाता नहीं। कम से कम 10 to 14 डेज हमें वेट करना पड़ता है। 10 to 14 डेज के अंदर में या उसके बाद में वो अपना सिम्टम दिखाने लगता है ना। तो जो कोरोना वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 डेज का, यानी कि 14 डेज में वो अपना सिम्टम दिखा देता है। लेकिन देखो एड्स ऐसा बीमारी होता है जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 10 ईयर्स, कभी कभी मंथ में दिखा देता है, बट नॉर्मली कौन सा रेंज में शो करता है, 5 to 10 ईयर्स। समझ में आ रहा, इतने साल बाद वो अपना सिम्टम को शो करेगा कि भैया उस पर्सन को एड्स हो चुका है। सोचो अगर वो इंसान को पता नहीं चलेगा तो सोचो वो कितने लोगों के साथ में, अगर उसने अपना ब्लड को डोनेट किया हो या फिर उसने सेक्सुअल पार्टनर किसी सेक्स किया हो किसी मेल के साथ या फीमेल के साथ में, तो सोचो वो उसने समाज में कितना बीमारी फैला चुका होगा अगर उसने अपना स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं कराया हो। तो ये बहुत ही सीरियस इशू होता है ये बीमारी, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लॉन्ग होता है, इस वजह से ये बीमारी जल्दी से इनिशियल इस वजह में इंसान इसे पकड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट देखो आफ्टर गेटिंग, अब कह रहा है कि HIV किस तरह से हमारे बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यहां से हम लोग ये पढ़ेंगे, इस यहां से जो स्टार्ट होगा वो सारा ये बताएगा किस तरह से एड्स हमारे बॉडी को अटैक करता है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form the viral DNA। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्या बनाता है ये, रेप्लिकेट करने के बाद में रेप्लिकेशन करने के बाद में वायरल डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो क्या कह रहा है, जब
ये वायरस किसी पर्सन के बॉडी पे जाएगा तो वायरस सबसे पहले देखो कहां पे जाता है, मैक्रोफेजेस में। ये ध्यान रखना, सबसे पहले वायरस कहां पे जाएगा, मैक्रोफेजेस में। अब ये जब मैक्रोफेजेस में आएगा तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो HIV का जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो RNA होता है वो क्या बनाता है, रेप्लिकेट्स करके DNA बनाएगा। देखो इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस में कि DNA से DNA बनता है, फिर DNA से RNA एंड RNA से प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, RNA क्या बना रहा है, DNA बनाता है। RNA से वायरल DNA फॉर्मेशन होता है, कौन से एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये ध्यान में रखना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो था एक्चुअल में ये वायरस के अंदर, HIV वायरस के अंदर में ही ये एंजाइम्स होता है, और ये एंजाइम्स क्या करेगा, RNA को कन्वर्ट कर देता है वायरल DNA में। अब क्या कर रहा है, अब ये जो वायरल बन चुका है, नाउ दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA, यानी कि जिस पर्सन के सेल में जाएगा, सोचो उस पर्सन का भी अपना एक DNA होता है ना। देखो ये तो DNA बना वायरस वाला, वायरस का DNA है, HIV का DNA, और ये जो DNA यहाँ पे जो मेंशन है वो कौन सा, एक नॉर्मल पर्सन का जो खुद का सेल का DNA होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो वायरल DNA जब आएगा बॉडी के अंदर, तो ये जो इसका जो पर्सन का सेल्स का जो DNA होता है उसको क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर लेगा, दैट मीन उसको एक तरह का हम कह सकते हैं हाईजेक कर लेता है, एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। अब ये इस DNA को हम लोग जानते हैं कि एक सेल्स को पूरे टोटली कंट्रोल कौन करता है, DNA। अब सोचो ये जो वायरल DNA आ रहा है ये क्या कर रहा है, होस्ट के DNA को ही हाईजेक कर लिया। हाईजेक करने के बाद अब ये DNA इस DNA को कह रहा है कि भाई तुम क्या बनाओ, वायरस पार्टिकल बनाओ। मतलब ये अटैक करके अपना नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये अपने क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि the macrophages continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory। ये ध्यान में रखना, ये अक्सर पूछता है कि HIV फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं। तो ये जो देखो सबसे पहले वायरस कहाँ पे आता है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में उसने क्या किया था, वायरस RNA से वायरल DNA बनाया था विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो मैक्रोफेजेस होगा, मैक्रोफेजेस क्या करेगा, बहुत सारे वायरस को बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसका प्रोजेनी वायरस HIV का प्रोजेनी बनता जाएगा। इस तरह से क्या होगा, HIV एक फैक्ट्री बन जाएगा, मतलब एक ऐसा फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस एक ऐसा फैक्ट्री बन जाएगा जहां से HIV प्रोड्यूस हो रहा है। सोचो बॉडी में आया था 1 और 2, लेकिन अब क्या बनेगा, हजारों की तादाद में मैक्रोफेजेस में ये HIV बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि साइमल्टेनियसली HIV इंटर्स इनटू हेल्पर T lymphocytes, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। देखो तो ये जो HIV है पहले मैक्रोफेजेस पे किया, वहां से क्या बनाया, वो को हाईजेक कर लिया, हाईजेक करने के बाद में वहां पे DNA बनाया, और वो DNA क्या बनाना, वायरस पार्टिकल को बनाना, ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, वही जो HIV वायरस होता है साइमल्टेनियसली, यानी कि जब इस पे अटैक करता है साइमल्टेनियसली वो वायरस किस पे अटैक करेगा, हेल्पर T lymphocyte को अटैक करता है। जब इसको ये अटैक करता है, अब वो क्या करेगा, अटैक करने के बाद में रेप्लिकेट्स करेगा, दैट मीन्स अपना DNA को बनाएगा, और फिर DNA से क्या बन जाएगा, वो अपना प्रोजेनी वायरसेस को बनाना स्टार्ट कर देगा। नाउ द प्रोजेनी वायरस, यानी कि ये जो प्रोजेनी वायरस बन चुका है, नाउ दिस प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T lymphocytes। अब ये जो प्रोजेनी वायरस बना है ये ब्लड पे आएगा, पहले कहां पे था, T lymphocyte निकल के किस में आ जाएगा, ब्लड में आने के बाद में अब वो दूसरे हेल्पर T lymphocytes को अटैक करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocytes इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्संस, ठीक है। देखो तो इन्फेक्टेड पर्संस के बॉडी पे क्या होगा, जैसे जैसे ये जो वायरल DNA या फिर जो HIV का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते रहता है, वैसे वैसे हेल्पर T lymphocytes का नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है। ध्यान में रखना कौन सा सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है, हेल्पर T lymphocytes, इसका नंबर डिक्रीज होने लगता है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जब हम लोगों का जब बॉडी में हेल्पर T lymphocyte का क्वांटिटी कम होता है, तब पर्सन सफर्स फ्रॉम बूट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये देखो इतना तरह का सिम्टम हो रहा है, उससे क्या होगा, बहुत जोरदार फीवर आने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, और वेट लॉस, यानी कि उसका वेट कम होता चला जाएगा, डे बाय डे करके उसका वेट लॉस होने लगता है।
Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacteria, viruses, fungi and even parasite like toxoplasma. देखो मतलब क्या है, देखो नॉर्मल सिचुएशन में मान के चलो, अगर मान लो एक पर्सन है जिसके बॉडी पे HIV इंटर नहीं किया, तो वैसे सिचुएशन में अगर माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर टॉक्सोप्लाज्मा ये कोई भी अगर बॉडी पे इंटर करता है, तो बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज को बनाकर इन सारे माइक्रोब्स जो पैथोजन होता है, इन सारे पैथोजन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि बॉडी क्या करता है, इन सारे माइक्रोब से बचा लेता है। बॉडी को एंटीबॉडी जो है वो इंटरनल बॉडी को ये सारे पैथोजन से बचा लेता है। लेकिन जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का क्वांटिटी कम होता जाएगा, देखो हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यूनिटी में काफी स्ट्रॉन्ग इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होना, दैट मीन्स बॉडी का इम्यून सिस्टम को वो कम कर रहा है। अब सोचो अगर बॉडी का इम्यूनिटी कम होगा तो सोचो ये कैसे फाइट करेगा इन पैथोजन से, तो उसका ये पैथोजन से भी लड़ने का कैपेबिलिटी उसके पास से छीन लिया जाता है। तो इस वजह से ये भी वायरस के ये जो पैथोजन होगा वो बॉडी को अटैक करके बॉडी पे डोमिनेट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होने लगता है। फिर द पेशेंट बिकम्स सो इम्यून डिफिशिएंट that he or she is unable to protect himself or herself against these infections। यानी कि वो पर्सन इतना इम्यून डिफिशिएंट हो जाएगा कि वो पर्सन अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा बीमारी से। Now, treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective। देखो अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है तो उसको एक ड्रग्स दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। बट ये जो ड्रग्स है वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पार्शियली इफेक्टिव करता है। मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को एड्स हो गया तो उसका मरना 100% तय है। वो मतलब आज ना कल वो कभी ना कभी मरेगा ही। दैट मीन्स आप कोई भी ड्रग्स ले लो, उस पर्सन को किसी भी तरह का ड्रग्स दे दो, वो ड्रग्स उसके लिए काम नहीं करेगा, बस पार्शियली इफेक्टिव, जस्ट उसका लाइफ स्पेन को कुछ महीना या कुछ ईयर बढ़ा सकता है और इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता ये ड्रग्स। नाउ दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनइविटेबल। ठीक है, यानी कि उस जो मेडिसिन होगा वो मेडिसिन पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पेन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी मौत को टाल नहीं सकता। मौत उसके लिए कंपलसरी है। नाउ अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको एब्रीविएट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एलिजा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं। देखो ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है एड्स के लिए। ये एक ऐसा टेस्ट है, मान लो किसी पर्सन की बॉडी पे मान के चलो 10 दिन पहले अगर उसके बॉडी पे एड्स आया है, अब वो अगर 10 दिन के बाद टेस्ट कराता है या 10 दिन 15 दिन के बाद, तो ये इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो पर्सन HIV पॉजिटिव है या HIV निगेटिव वाले पर्सन है वो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। नाउ अब हम लोग एड्स को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एड्स को हम लोग किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। नाउ एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एड्स का कोई अभी तक का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, कोई इलाज है ही नहीं, तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम एड्स को प्रिकॉशन से बचें। हम एड्स को क्या करें, प्रिवेंट करें, हम उससे बचें। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, इसको नैको, ठीक है, ये याद रखना। नैको का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NGOs कहते हैं, आर डूइंग अ लॉट ऑफ टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। यानी कि देखो ये जो नैको और जो NGOs है, ये दोनों मिलकर लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं एड्स के बारे में, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं एड्स के बारे में कि एड्स किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, अगर किसी को हो जाता है तो वो क्या अपने आप को, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करे कि वो फर्दर किसी और इंसान को ये बीमारी स्प्रेड ना करा पाए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है, किस तरह से फैलता है और उसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एड्स को हम लोग किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, और ये तो पता चल गया कि अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो उसका मरना तय है, ठीक है। वो जितना भी मेडिसिन खा ले, जस्ट उसका लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता, ठीक है। और ये नैको और NGOs, ये दो ऐसे बॉडी है जो दोनों मिलकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ताकि लोग एड्स के बारे में अवेयर हो वो लोग। देखो
ये हम लोगों का वायरस के बारे में है कि वो किस तरह से बॉडी को अटैक करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे रिटोवायरस हो गया। ये रिटोवायरस वायरल आरएनए कोर वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल्स। ये जो हमारा है ये सारा क्या, ये नॉर्मल सेल्स हो गया। ठीक है, तो एक वायरस आता है और ये क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। देखो सबसे पहले क्या क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर में किसको डालता है, अपना जस्ट जेनेटिक मटेरियल को। सो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, सेल के अंदर में ये आ रहा है। नाउ दिस देखना, दिस वायरल आरएनए, नाउ वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये पहले वायरल आरएनए था, अब ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, वायरल डीएनए में। ठीक है, नाउ दिस वायरल डीएनए, नाउ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। अब ये वायरल डीएनए क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल्स का जो डीएनए है उसको हाईजेक कर ले रहा है या फिर उसको अटैक कर रहा है। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो सेल्स है उसका ये डीएनए हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए आता है। और ये वायरल डीएनए इस न्यूक्लियस को क्या करा, हाईजेक कर ले रहा है एक तरह से। नाउ अब क्या कर रहा है कि नाउ न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो सेल्स इन्फेक्टेड हो चुका है, ये डीएनए, ये जो वायरल डीएनए होगा वो इस डीएनए को डायरेक्शन देगा कि भाई तुम क्या करो, आप वायरल आरएनए को बनाओ। अब यहां से क्या बनेगा, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है ये वायरस को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये पहले क्या बनाया, वायरल आरएनए बनाया। सो अब इस आरएनए के बाहर में क्या आएगा, इन्वेलप आ जाएगा। देखो है ना, पहले आरएनए बना, अब इसके ऊपर में ये जो दिख रहा है ये इन्वेलप हो गया। इन्वेलप होने का मतलब अब ये क्या हो गया, वायरस बन गया। सो न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। ठीक है, याद रखना, इन्फेक्टेड सेल क्या बनाता है, वायरल आरएनए को बनाता है। और आरएनए में वो क्या आ जाएगा, इसके पास में प्रोटीन का इन्वेलप आ जाता है, जिसे अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ये नया वायरस बन गया। अब ये नया वायरस इस इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकलेगा, अब ये दूसरे सेल्स को अटैक कर देगा। सो वही कह रहे हैं कि न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब ये जो नया वायरस बना है अब दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेगा और सेम प्रोसेस इस तरह से चलते रहता है। इस तरह से सारे बॉडी का सेल्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करते रहता है। सो ना यहाँ पे क्या करें, देखो नोट में, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव while viruses are being replicated and released। देखो ये जो इन्फेक्टेड, ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय कर देगा, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है ये सर्वाइव करता है। ठीक है, बस ये क्या करेगा, सब सेल्स को इन्फेक्ट करते रहता है, बट सेल्स इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस वो इम्यून सिस्टम को वीक करता रहेगा। विद द किस तरह से इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर को डिक्रीज करके। ठीक है, ये पॉइंट था। अब देखो ये जो HIV वायरस होता है इसका एक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट है, आपको देखो सब चीज को याद नहीं करना है, कुछ चीजों को देख लो। जैसे यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए जीनोम। देखो एक आरएनए जीनोम और एक आरएनए जीनोम, ये ध्यान में रखना। ये जो HIV वायरस के पास में कितना आरएनए जीनोम होता है, 2, एक इधर और एक इधर है। ठीक है, इन सब चीजों, ये दोनों को ध्यान में रखना। देखो ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर का इसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या करता है, ये कैप्सिड एक्चुअली ये जो आरएनए जीनोम दिख रहा है ना, इसे ये प्रोटेक्शन, देख रहे हैं ना, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। तो वह ये कैप्सिड क्या करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ये जो ब्लैक सा बॉर्डर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं लिपिड एनवेलप। फिर आप देखना प्रोटीएज, पेप्टाइड्स, होस्ट प्रोटीन है ना, ये सारे होस्ट के प्रोटीन आ जाएगा। उसके बाद आप देखना यहाँ पे MHC प्रोटीन, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ये इस तरह सा ये सारे को हम लोग कहते हैं MHC प्रोटीन्स कह देंगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये 3 टाइप का है, इसे हम लोग कहते हैं GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको ऊपर में दिखा इसे हम लोग कहते हैं GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये आपको जो डॉट डॉट ब्लू सा दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं P117 मैट्रिक्स प्रोटीन कह देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये तो हमारा न्यूक्लियो कैप्सिड हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो ये जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं आरएनए जीनोम और इसे हम लोग क्या कह देंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। और इसे दोनों को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या हो जाएगा, ये येलो सा जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेस, ये भी एक तरह का एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये था हम लोगों का HIV का डायग्राम्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ। ठीक है, एड्स टॉपिक जो पढ़े उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज कॉज्ड बाय HIV
अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, HIV एड्स जो है HIV से होता है, तो इनमें से कौन सा HIV मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेथड नहीं है HIV का। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, देखो ये तो होता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ये भी होता है, अगर कोई पॉजिटिव पर्सन से कोई इंसान नीडल्स को शेयरिंग करता तो हो सकता है। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तब तो डेफिनेटली होगा। बट अगर कोई पर्सन से इन्फेक्टेड है और उसे हम जस्ट शेकिंग हैंड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में HIV स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। नीट फेज टू नीट फेज टू 2016 में क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है? HIV इज envelop virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. Second, HIV is unenveloped retrovirus. HIV does not escape but attacks the acquired immune response. HIV is a enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. देखो, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखो, हम लोग जानते हैं कि HIV के पास में क्या होता है कि टू आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, कैसा होता है? टू आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा। ये तो ऑप्शन राइट है लग रहा है। देखो, अनएनवेलप, ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि अनएनवेलप नहीं होता है, इसके पास एनवेलप होता है। HIV डज नॉट स्केप बट अटैक, देखो क्या ये स्केप नहीं करता है? नहीं, देखो ये स्केप करता है बॉडी से, तो ये भी नहीं होगा। HIV इज एनवेलप वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, देखो RNA तो होता है बट वन मॉलिक्यूल नहीं, कितना मॉलिक्यूल होता है? टू मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी किसका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ठीक है, सो टू आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड टू मॉलिक्यूल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a means of transmission of AIDS? Sexual contact with uninfected persons, transfusion of contaminated blood, sharing infected needles, child born to an HIV infected person। देखो, ये इसमें तो होगा अगर कोई मदर इन्फेक्टेड HIV से तो चाइल्ड भी क्या होगा? HIV पॉजिटिव। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई एक मतलब अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल्स को यूज करता है तो उसमें भी होने के चांसेस है। अगर कोई पर्सन कॉन्टामिनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा इंसान ऐसे इंसान से ब्लड ले रहा है जो HIV पॉजिटिव है, तो उसे भी क्या होगा? HIV होने के चांसेस है। फिर क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अनइन्फेक्टेड पर्सन, सही बात है, अगर कोई इंसान है वो अनइन्फेक्टेड है यानी कि वो HIV पॉजिटिव नहीं है, तो उसके साथ में कोई चांसेस नहीं है कि वहां पे HIV या एड्स होने का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Option A is the right answer. Next, time lag between infection and appearance of AIDS symptoms can be few months to 2 to 3 years, 5 to 10 years, more than 15 years या 1 to 2 years। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? सो हम लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? 5 to 10 ईयर्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ्यू मंथ टू यूजुअली 5 to 10 ईयर्स होता है, अपना सिम्टम को शो करता है ये HIV वायरस। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5 to 10 ईयर्स। एट विच स्टेज HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? देखिए कौन से स्टेज पर HIV क्या करता है, यानी कि जो एड्स होता है, एड्स जो HIV की वजह से, दैट मीन्स कौन से स्टेज पर HIV अपना सिम्टम को शो करता है। AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है
विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने पर 15 दिन के अंदर, देखो ये तो कोरोना वायरस है नहीं कि 15 दिन के अंदर शो करता है, ये कम से कम यूजुअली फ्यू मंथ से लेकर 5 to 10 ईयर्स लगा देता है अपना सिम्टम को शो करने में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं ए नंबर। When the infected retrovirus enters the host cells, देखो अगर वायरस अगर किसी बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम भी ये शो नहीं करेगा। When HIV damages large number of helper T lymphocytes, हाँ ये आंसर राइट है कि जब HIV डैमेज करना स्टार्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, तब इसका सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है। When the viral DNA is produced by reverse transcription, when the viral DNA is produced बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि जब वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करता है उसी टाइम में क्या करता है, ये वायरल डीएनए को बनाना स्टार्ट कर देता है, बट इसका सिम्टम शो नहीं करता है। सिम्टम कब दिखेगा, जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होने लगता है, तब सिम्टम ये शो करता है, अदरवाइज वो सिम्टम को शो नहीं करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Retrovirus contains an enzyme to carry out biochemical activities in host. Name the enzyme. उस enzyme का नाम बताना है। Polymerase, exonuclease, reverse transcriptase, ligase. देखो ये सब तो होगा नहीं, ये सारा का सारा DNA बायोटेक्नोलॉजी का सारा, ये सारे इंजाइम जो देख रहे हैं पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, ये सारे इंजाइम किस में यूज होता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक ये हो गया, ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम्स एक्चुअली में यूज होता है जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स प्राइमरीली इन्फेक्ट्स, यानी जो वायरस होता है, जो एड्स, यानी कि जो एड्स जिस वायरस की वजह से होता है वो प्राइमरीली किसे इन्फेक्ट करता है। आपके ऑप्शन है मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर म्यूकोजल सेल्स। हम लोग जानते हैं मैक्रोफेजेस, क्योंकि मैक्रोफेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, एचआईवी फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एड्स वाज फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग तो मिस्टेक हो चुका है, अच्छा स्पेस आ गया। सो एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में एड्स को फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था। ऑप्शन है 1971 में, 1981 में, 1991 में, फिर 1960 में। सो राइट आंसर इज 1981 में अमेरिका में, यूएसए में से फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो द सिम्टम ऑफ एड्स, तो कौन से एज में सिम्टम शो करता है, और आपके ऑप्शन है व्हेन वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि उस टाइम ये अपने इन्फेक्शन को शो करता है जब वायरल डीएनए अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वायरल डीएनए बनने लगता है उस टाइम, या फिर व्हेन एचआईवी रेप्लिकेट्स रैपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि जब वो क्या करता है, एचआईवी रेप्लिकेट्स करता है हेल्पर लिम्फोसाइट में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एचआईवी रेप्लिकेट करेगा, जिसकी वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज होगा, और ये जो वायरल डीएनए होता है इसका नंबर बढ़ने लगता है। तो ये जब ऐसा सिचुएशन होता है तब ये अपना सिम्टम को शो करता है। सो राइट ऑप्शन इज बी, विद इन द, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। HIV belongs to a group of viruses known as रिट्रोवायरस, फ्लेवोवायरस, कोरोना वायरस या फिर TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रिट्रोवायरस। The organization in India which is spreading awareness and educating people regarding AIDS is ग्रामीण योजना, हेल्थ मिनिस्ट्री योजना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अभी प्रधानमंत्री योजना, ठीक है। तो ये जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्रोवायरस कॉजिंग एड्स हैज विच काइंड ऑफ जीनोम, ठीक है। तो यानी कि एचआईवी जो रिट्रोवायरस होता है उसका पास किस तरह का जीनोम्स होते हैं। ऑप्शन है डीएनए होता है, या आरएनए, या एमआरएनए, या फिर प्रोटीन्स। हम लोग जानते हैं इन लोगों के पास में क्या होता है,
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ स्टैंड फॉर नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गारंटेड ऑब्जेक्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनजीओ क्या होता है, ये मतलब एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होता है जो अपना अलग काम करता है ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अभी जो सेकेंड टर्म एग्जाम होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, इसका आंसर लिख देना आप लोग। फिर कह रहा है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस एड्स, यानी कि एड्स कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रोवायरस, ठीक है। रिट्रोवायरस से आप क्या समझते हो, यानी कि रिट्रोवायरस के बारे में आपको लिख देना क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। और रिट्रोवायरस क्या हो जाएगा, रिट्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, है ना, हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नेम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। राइट द मेथड ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ एड्स, एड्स में जो ट्रांसफ्यूजन यानी कि एड्स किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज होता है उसका आपको मेथड बताना है। तो 4 मेथड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर कहना है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो नॉर्मली 5 to 10 ईयर्स होता है। नेम द प्लेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस टू फॉर्म वायरल डीएनए, ठीक है। तो आरएनए जीनोम, वायरस का जो आरएनए होता है वो वायरल डीएनए को बनाता है। हम लोग जानते हैं मैक्रोफेजेस में ये चीज काम करता है। फिर कह रहे हैं कि नेम द लिम्फोसाइट्स व्हिच इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, कौन सा लिम्फोसाइट, देखो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। तो हम लोग के बॉडी में कौन सा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, याद रखना हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है इन द केस ऑफ एड्स। नेक्स्ट कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा का टेस्ट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट करवाते हैं। फिर राइट है शॉर्ट नोट्स ऑन एलिजा, एलिजा क्या पे एक आप शॉर्ट नोट्स लिख देना, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ टू प्रिवेंट एड्स, एड्स से हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं। फिर कह रहा है डिस्क्राइब एड्स, एड्स के बारे में आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट लिख देना, जैसे कि एड्स के बारे में, एड्स क्या होता है, एड्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स को हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, एड्स किस तरह से एक बॉडी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। इतना 4-5 पॉइंट लिख देना आप लोग, इतना इनफ है, ठीक है। तो ये था सब कुछ एड्स के ऊपर में, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये लेक्चर्स को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।